फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अब दोस्तों, जैसे फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया मतलब वो खाद्य सुरक्षा, भारत में खाद्य सुरक्षा। ये टॉपिक मैंने क्यों लिया? क्योंकि आप जानते होंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये थी खाद्य सुरक्षा, भोजन की समस्या। हमारे देश में 90% से लोग ऐसे लोग थे जो दोनों शाम खाना नहीं खा सकते थे। देश के विभिन्न भागों में, कभी उत्तरी भाग में, कभी पूर्वी भाग में, कभी पश्चिमी भाग में हमेशा अकाल होता रहता था। एक ड्राउट की बहुत बड़ी समस्या थी, ठीक है। और उस समय में आवाजाही के इतने साधन भी नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं था। उसके कारण से बहुत लोग मर जाते थे, भोजन के बिना मरते थे। और ये अकाल की शुरुआत कब हुई? अंग्रेजों के समय में, जब अंग्रेजों ने लूट खसोट किया हिंदुस्तान में, खास करके बंगाल प्रांत में, जो उस समय में बिहार, उड़ीसा और आज का जो बंगाल है, और पूर्वी बंगाल जो आप देख रहे हैं बांग्लादेश, ये इतने 4 एरियाज मिलाकर के एक बंगाल प्रांत होता था। तो ये बंगाल प्रांत सबसे रिच प्रांत था। और मुगल शासन के दौरान ये जो स्टेट था वो सबसे ज़्यादा रिवेन्यू देने वाला स्टेट था, क्योंकि मोस्ट फर्टाइल लैंड था, ठीक है, गंगेटिक बेल्ट का इलाका, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने जमींदारी सिस्टम लागू करके अस्थाई बंदोबस्त, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, नहीं तो हमारा यूट्यूब आप देख सकते हैं, जिसमें कि हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिटी, हमने जो टॉपिक उसमें लोड किया हुआ है, उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके तहत में क्या हुआ कि पूरे बंगाल प्रांत और बाद में देश के अन्य हिस्सों में, जैसे मद्रास या बॉम्बे, जो उनका 3 प्रेसिडेंसी था, और बंगाल, ये तीनों प्रेसिडेंसी में, और आपको मालूम होगा कि मद्रास और बॉम्बे में उन्होंने रैयतवारी सिस्टम लागू किया। पंजाब, जो आज का पंजाब हरियाणा है, और पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान में चला गया है, वहाँ पर उन्होंने मालवारी सिस्टम लागू किया। और उसके साथ साथ आगरा प्रांत भी वहाँ होता था उस समय में, अंग्रेजों के समय में, ठीक है। तो बाद में उसको मिला दिया गया। मुगलों के समय में आगरा एक प्रांत था और एक अवध का प्रांत था। बाद में उनको संयुक्त प्रांत कहा गया, जिसको कि अभी यूपी कहते हैं। तो वहाँ भी उन्होंने मालवारी सिस्टम लागू किया। तो इस तरह से 3 प्रकार के रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने लागू किए। लेकिन दुख की बात यह है कि तीनों प्रकार के रेवेन्यू सिस्टम में उन्होंने 50% से ज़्यादा टैक्स रखा, जिसके कारण से देश की जो माली हालत है वो बहुत बिगड़ गई। देश एक कॉलोनी के रूप में कन्वर्ट हो गया, और मदर कंट्री जो इंग्लैंड था उसको कच्चा माल सप्लाई करने का केंद्र भारत हो गया, ठीक है। जिसके कारण से आप देखेंगे जब देश आज़ाद हुआ उसके पहले, अगर आप एक हम टॉपिक लेंगे फेमिन्स इन ब्रिटिश इंडिया, उस पर भी हम बात करेंगे किसी दिन, तो आप देखेंगे 1900 सबसे लेटेस्ट जो अकाल था वो 1943 का था, जो बंगाल में हुआ था। और इसी कारण से बंगाल के बहुत सारे लोग मर गए। वहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री थी, आपको मालूम होना चाहिए कि बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री से पहले कलकत्ता की जो फिल्म इंडस्ट्री थी वो सबसे ज़्यादा ताकतवर इंडस्ट्री थी, ठीक है। लेकिन 1943 में जो भयावह जो अकाल पड़ा, उसके कारण से फिल्म इंडस्ट्री भी तबाह हो गया, और बहुत सारे कलाकार जैसे अनिल विश्वास टाइप लोग वो सब बॉम्बे भाग गए, और के.एल. सहगल जो कलकत्ता में गाते थे वो बॉम्बे भाग गए, ठीक है। तो कहने का आशय ये है कि हमारे देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे सामने सबसे बड़ा विकट स्थिति क्या था? खाद्य समस्या। और अगर हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो फिर पहला तो वही काम होता है ना भाई, पहले तो भोजन, उसके बाद ही ना दूसरा काम है। और दूसरी बात, जो अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य जो हो गया था उस समय में, वो क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में विश्व 2 भागों में विभाजित हो गया था, और एक का जो सरगना था वो था अमेरिका, जिसके साथ में बहुत सारे पूंजीवादी देश शामिल थे, आज भी हैं, और दूसरे का सरगना था सोवियत यूनियन, जो अभी विखंडित हो गया है, और उसके साथ में 15-16 कंट्री, कम्युनिस्ट कंट्री उसके साथ में, खासकर पूर्वी यूरोप के देश, युगोस्लाविया हुआ, इस टाइप के देश, हंगरी, ये सारे देश शामिल थे। और इन दोनों में शीत युद्ध जिसको अंग्रेजी में कोल्ड वार कहते हैं, ये चालू हो गया। कोल्ड वार, व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वार?
उसको हिंदी में बोलेंगे शीत युद्ध। ऐसा युद्ध जिसमें कि एक्चुअल युद्ध तो नहीं होता है, लेकिन जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, लेकिन तनातनी होती है और बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल था। ऐसी परिस्थिति में हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। वाई आई एम टेलिंग यू बैकग्राउंड, मैं पिछले पर्दे से क्यों बता रहा हूं, ताकि आपका कंसेप्ट विजन क्लियर हो, नहीं तो मैं तो तुरंत फूड सिक्योरिटी पर आ जाता। लेकिन दोस्तों, इस शीत युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इन दोनों ब्लॉकों ने यह कहा कि जो हमारे खिलाफ में, जो या तो तुम मेरे साथ में आओ और अगर नहीं आओ तो तुम मेरे दुश्मन हो। उन्होंने कहा, दोनों खेमा ने, और देश आजाद हुआ था अपना 1947 में, पार्टीशन भी हो गया था, तो उन्होंने कहा या तो तुम मेरे साथ रहो। अमेरिका ने, रूस ने, दोनों ने लॉलीपॉप दिया हिंदुस्तान को, जवाहरलाल नेहरू को, कि आप या तो मेरे साथ रहो और नहीं तो मेरे विरुद्ध में हो, आइदर यू आर विथ मी और यू आर अगेंस्ट मी। ठीक है। लेकिन उस समय के कांग्रेस गवर्नमेंट ने अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि हम न तो आपके खेमे में जाएंगे न उनके खेमे में जाएंगे, हमें जहां से भी सुविधा मिलेगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हम किसी प्रकार के शीत युद्ध में भागीदार नहीं बनेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? उन्होंने तुरंत जो है सीटो सेंटो, जो अमेरिका ने प्रायोजित जो संधियां बनाई थी, सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंटो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर बगदाद में था, वहां पर, और बगदाद पैक्ट, ये तीन, मतलब इन तीनों जो अमेरिका के द्वारा प्रायोजित ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें पाकिस्तान कूद गया। ठीक है। और उसका हश्र क्या हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज की तारीख में वो कंगाली के दौर में बैठा हुआ है। ठीक है। और हमारे देश में जिस तरह से बेसिक इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, जो मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया था, वहाँ इस प्रकार से नहीं हो पाया। ठीक है। खैर, तो दोस्तों, अब जो हमारे साथ जो सबसे बड़ी समस्या थी वो क्या थी? खाद्य सुरक्षा। और देश के जब 90% लोग भूखमरी के शिकार हों, तब इस तरह का फैसला लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था, बहुत बड़ा कदम था। लेकिन फिर भी उस समय के सरकार ने, उन्होंने समझौता नहीं किया। और दोस्तों, आपको मैं एक लाइन बता दूं, हालांकि मैं भटक रहा हूं, कि कोई भी देश कितना सार्वभौम है, उसका पैमाना है कि उस देश का फॉरेन पॉलिसी कितना ज़्यादा स्वतंत्र है। यह आप हमेशा याद रखिए। वैसे तो देश 175-180 देश कह सकते हैं कि हाँ हम सार्वभौम हैं, हम सॉवरेन बॉडी है, लेकिन व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट ये है कि उसका फॉरेन पॉलिसी कैसे कंडक्ट हो रहा है। क्या वो किसी दूसरे कंट्री से अलाइंड है? क्या वो स्वतंत्र निर्णय ले रहा है? अगर वो स्वतंत्र निर्णय ले रहा है तो इसका मतलब है कि वो देश सार्वभौम है। हमारे देश में पॉलिटिकल लीडरशिप शुरू से ही, आज़ादी से लेकर अभी तक, सारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने देश के हित में काम किया, नेशनल इंटरेस्ट में। उनको पता है कि हम 800 वर्षों तक गुलाम रहे हैं और हम अपनी आज़ादी को दोबारा खोना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट क्या था? खाद्य सुरक्षा। और इसीलिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस देश में हमेशा व्यापक पैमाने पर कोशिश किया गया कि किसी तरह से देश को खाद्य के मामले में स्वावलंबी बनाया जाए। और जवाहरलाल नेहरू ने एक दिन रेडियो ब्रॉडकास्ट में भी कह दिया कि अगर हम दूसरे देशों से खाद्य मांगते हैं तो मुझे बहुत जलील या अपमान सहना पड़ रहा है, यह हमारे स्वाभिमान के खिलाफ है। लेकिन चूंकि हमारे पास में अभी कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने PL 480, इसके तहत में राइस और गेहूं, ये दोनों अमेरिका से संधि किया था और इसके तहत में उन्होंने वहाँ से हमारा खाद्यान्न जो है वहाँ से इंपोर्ट होता था और तब हमारे देशवासियों को खाना खिलाए करीब 10-15 साल तक। ठीक है। लेकिन बाद में जब जॉनसन जो वहाँ का प्रेसिडेंट हुआ 60 के दशक में, और उस समय में उनका वियतनाम से युद्ध चल रहा था और भारत ने जो अपना पोजीशनिंग अख्तियार किया कि आप जो है ना, जो अमेरिकन जो एग्रेशन है वियतनाम पर, उसको आप क्रिटिसाइज ना करें, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, मंथली बेसिस पर कोटा फिक्स कर दिया ताकि भारत सरकार को दबाया जा सके। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि भारत के
विभिन्न पार्टियों की सरकार जो भी बनी है उनको समझ में आ गया था, अगर इतना बड़ा देश है, अगर वो फूड के मामले में स्वावलंबी नहीं होगा तो वो स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी अख्तियार नहीं कर सकता है, उसे झुकना पड़ेगा, उसे कंप्रोमाइज करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमारे देश में ये कोशिश किया गया कि किसी तरह से फूड सिक्योरिटी के मामले में, माने खाद्य के मामले में हम आत्मनिर्भर बने। तो अब दोस्तों भारत के खाद्य सुरक्षा का इसका परिभाषा क्या है? पहला जो हमारा बिंदु होगा परिभाषा, दूसरा भारत में खाद्य उत्पादन की स्थिति, तीसरा खाद्य सुरक्षा हेतु उपाय भारत सरकार के द्वारा किया गया राष्ट्रीय स्तर पर, घरेलू स्तर पर, और सरकार के द्वारा प्रयास जिसमें कि ICDS इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम और मिड डे मील, आप मध्याह्न भोजन आप लोग सब जानते हैं, बच्चों को जो खिलाया जाता है, ये 1975 में ICDS और मिड डे मध्याह्न भोजन की शुरुआत हुई। और उसके बाद PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत में गांव-गांव में आप देखते हैं सरकारी दुकान, फेयर शॉप लगे हुए हैं, जहां पर कि सब्सिडाइज रेट में लोगों को खाद्यान्न मिलते हैं। और लास्ट में फूड सिक्योरिटी लॉ 2013 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया था, फूड सिक्योरिटी मतलब खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम ने कानून बना दिया कि हर व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा के मामले में उसे वो मैंने सरकार पाबंद है कि हर एक व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा प्रदान किया जाए। ठीक है, और इसके बाद में लास्ट में मैंने लिया है इंटरनेशनल सिनेरियो, अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य क्या है और भारत की उसमें कहाँ स्थिति है। तो हम जो अभी जो डिस्कस करेंगे, आई विल रिस्ट्रिक्ट ओनली टू 5 थिंग्स, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आपको इतने ही चीज में पूछा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले परिभाषा क्या है? पहला परिभाषा क्या है? नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। प्रत्येक व्यक्ति को फूड मतलब भोजन, प्रत्येक व्यक्ति को भोजन उपलब्ध कराना, इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? अब उपलब्ध क्या होगा? आप यदि हमारे पास परचेजिंग कैपेसिटी रहेगा तब ना हम सामान खरीदेंगे। मान लो हम अनाज नहीं उत्पादन करते हैं, हमारे पास में खेत नहीं है, तो क्या होगा? हम मजदूरी करते हैं, तो हमारे पास में परचेजिंग कैपेसिटी होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा? टू हैव द परचेजिंग कैपेसिटी, क्रय शक्ति होना चाहिए जनता में। और जनता में अब इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर क्रय शक्ति कैसे होगा? जब आप जनता को एम्प्लॉयमेंट दोगे तभी तो क्रय शक्ति पैदा होगा। तो इसी का कोरोलरी क्या हुआ? टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू द पीपुल। तीसरा, अगर आप रोजगार नहीं दोगे, एक बेरोजगार आदमी को उसको परचेजिंग कैपेसिटी हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई साधन तो है नहीं। और अगर मान लीजिए वो किसान नहीं है, सपोज उसके पास खेत नहीं है, तो उसको परचेजिंग कैपेसिटी कैसे पैदा किया जाएगा? हाउ? तो परचेजिंग कैपेसिटी होगा जब उसको एम्प्लॉयमेंट देंगे। ठीक है, जब रोजगार की सुरक्षा, मैं एकदम लेमैन की भाषा में आपको बता रहा हूं, आई एम नॉट, मैं बहुत हाई लेवल पर आपको नहीं जा रहा हूं, मैं एकदम जो एक मैटर ऑफ कॉमन सेंस है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग कसरत करने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? चौथा पॉइंट क्या है? टू प्रोवाइड क्वालिटी। हाँ, टू प्रोवाइड क्वालिटी। और दोस्तों हर व्यक्ति को दो चीज की जरूरत होती है, क्वांटिटी की भी जरूरत होती है, मात्रा, और क्वालिटी माने गुणवत्ता। ये दो चीज की जरूरत होती है। अब कैसे होती है? आपको आप वयस्क आदमी हो तो आपको चलने फिरने के लिए, अपना काम सुचारू ढंग से करने के लिए आपको कम से कम पुरुष को 2100 कैलोरी की जरूरत होती है, और महिला को 1800 कैलोरी की जरूरत होती है। ठीक है, इससे कम अगर आपको प्राप्त हो रहा है खाने में, इसका मतलब आपको डिजीनेस आएगा, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, आपको काम करने में मन नहीं लगेगा, आप अगर 2 घंटे काम करोगे उसके बाद में टायर्डनेस होगा। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो इतना मिनिमम आपको जरूरत है। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा? क्वालिटी ऑफ फूड।
जो मैंने अभी आपको बताया। क्वालिटी ऑफ फूड मतलब भोजन में गुणवत्ता होना चाहिए। भोजन में गुणवत्ता कैसे होगा? जब भोजन में न्यूट्रिशियस डाइट होगा, आपका जो भोजन हो वो पोषक तत्वों से भरपूर हो। अब दोस्तों आप जानते हो पोषक तत्व क्या होता है। पोषक तत्व में अब हम उधर भी जाना पड़ेगा। प्रोटीन चाहिए, दूसरा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और विटामिन आपको मालूम है कि ए बी सी डी ई तक विटामिन होता है। तो ये सारे विटामिन आपको चाहिए थोड़े थोड़े मात्रा में। इसके अलावा आप जो नमक खाते हैं वो भी आयोडाइज्ड होना चाहिए। क्यों? नहीं तो घेगा हो जाएगा, ग्वाइटर। यहाँ आपने देखा होगा गांव देहातों में महिलाओं को, पुरुषों को यहाँ पर घेगा निकल जाता। वाई? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन भी होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब आयोडीन क्या है? माइक्रो न्यूट्रिशियंट है। जैसे कि फास्फोरस, जैसे कि आपका, ये तो मैंने आपको मैक्रो बोला, MACRO। मैक्रो और माइक्रो दो चीज होता है न्यूट्रिशियंट में। अब तो साइंस में चलेगा, लेकिन समझना जरूरी है। ये सारे चीज जो हमने बताया वो मैक्रो है, लेकिन माइक्रो क्या है दोस्तों? छोटे छोटे जो केमिकल्स हैं, जो न्यूट्रिशियंट हैं, वो क्या हैं? जैसे आयोडीन आपने बताया। दूसरा, यस, महिलाओं को आप देखते हो कि डॉक्टर लोग आयरन पिल्स खाने के लिए कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बिकॉज ड्यूरिंग द पीरियड उनको बहुत ज़्यादा जो है ब्लड निकलने के कारण से एनीमिया की शिकार हो जाती हैं। तो उसके कारण से क्या होता है कि उनको आयरन, तो आयरन भी क्या है? आयरन के पिल्स। उसके बाद में फास्फोरस, नहीं, और एक होता है पोटासियम। तो दोस्तों ये माइक्रो न्यूट्रिशन बहुत सारे हैं। अब इतना ज़्यादा हमें, आप लोग थोड़ा सा किताब उसको जनरल साइंस के पेपर में देख लीजिएगा, दैट विल बी बेटर फॉर यू। और ये भी एक अलग चैप्टर का भाग है। तो दोस्तों इस तरह से हमने चौथा पॉइंट क्या लिया था? क्वालिटी ऑफ फूड। और लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? लॉन्ग टर्म प्लान, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू द ऑल द पीपुल इन आने वाले दिनों में, माना सस्टेनेबिलिटी, इसको बोलेंगे सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी, माना आगे के दिनों के लिए आपको फूड की जो अवेलेबिलिटी होना चाहिए, जो आपके जो भोजन की जो व्यवस्था होना चाहिए, वो सुनिश्चित करना। कैसे? एक, अभी देखिए हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पिछले 30 साल पहले पॉपुलेशन कितना था? 2001 में लगभग 100 करोड़ था, ठीक है। अभी 2020 में कितना हो गया? 130 करोड़ के लगभग हो गया। अभी 2021 में जनगणना होगा तो पता लग जाएगा, ठीक है। अब एक तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, दूसरा तो उस पॉपुलेशन को खिलाने के लिए भी तो रोटी चाहिए। तो आपको लॉन्ग टर्म प्लान करना होगा। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि साहब वो तो 130 करोड़ अभी है, हम अभी व्यवस्था, अभी हम सेल्फ सफिशिएंट है। आपको ये भी देखना होगा कि आने वाले दिनों में 20, 25, 30 साल में हमारा पॉपुलेशन 150 करोड़ हो सकता है। तो आने जो हमारे पॉपुलेशन में जो 20 करोड़ और जो जुड़ेंगे लोग आने वाले, क्योंकि हर साल हम देख रहे हैं कि 1 करोड़ पॉपुलेशन जुड़ता जा रहा है, एक एवरेज के रूप में बता रहा हूं, तो वो भी व्यवस्था करना होगा आपको। दूसरा, इसका दूसरा पॉइंट क्या है? टू फाइट कैलामिटीज। कैलामिटीज मतलब आपातकाल। अब कैलामिटीज में क्या होता है? ड्राउट होता है, अकाल पड़ता है। आपको मालूम है ना कि हिंदुस्तान का आधा से ज्यादा एरिया जो है, खास करके डेक्कन ट्रेप और राजस्थान का जो एरिया है, उसमें हर 2 साल 3 साल पर अकाल पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द फेल्योर ऑफ मानसून। तो हिंदुस्तान के आधे भाग में मानसून का फेल्योर होता रहता है 2 साल 4 साल पर। तो उसमें इसका मतलब क्या हुआ कि ड्राउट, मतलब अकाल पड़ गया, ठीक है। हालांकि अब उसका जो इंसिडेंस है वो कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा हो गया है। देश एक दूसरे से, दूसरे इलाके से पूरी तरह से जुड़ गया है। इंडियन इकोनॉमी जो है वो इंटीग्रेट होता जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा अभी देखेंगे आप, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बहुत जगह पंपिंग सेट या ट्यूबवेल गाड़ने की व्यवस्था भी बहुत बड़े पैमाने पर की गई है।
तो अब जो इंसिडेंस ऑफ अकाल है वो पहले के ज़माने इतना नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरा, अभी अर्थक्वेक हो जाए, भूकंप हो जाए, तो भूकंप में क्या होता है, जान माल की तो हानि होती है, साथ साथ जो आपका जो बफर स्टॉक है, जो आपने अनाज रखा है, वो भी खत्म हो गया। अभी देश में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगह जो कोस्टल एरिया है वहां पर साइक्लोन होता है, आंधी, जिसमें चक्रवात से क्या होता है कि पूरे जो कोस्टल एरिया के बहुत सारे इलाके डूब जाते हैं, बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, उनका जितना भी जमा पूंजी है वो भी खत्म हो जाता है। तो इन ऑर्डर टू मीट कैलामिटीज हमें बफर स्टॉक की आवश्यकता होती है। बफर स्टॉक मतलब उसका हिंदी में क्या बोलेंगे, हैं? हम लोग भी गांव में भी किसान जो है ना अपना बफर स्टॉक बना करके बड़े बड़े बांस के बर्तन में उसको रखते रहें, ताकि अगर किसी साल अगर अनाज का उत्पादन नहीं हो तो हम इस पर डिपेंड करेंगे। तो सरकार भी इस प्रकार के काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस का निर्माण सरकार के द्वारा किया गया और उन्होंने प्राइवेट पार्टिसिपेशन को भी इसमें जोड़ दिया है कि बहुत सारे लोग वेयर हाउस बना करके प्राइवेट पार्टी गवर्नमेंट को भाड़े पर दे देते हैं, ताकि वो अनाज के गोदाम के रूप में काम करेगा और सरकार जो है ना एक मुश्त उनको किराए का भुगतान करती है। ठीक है, आपने बहुत सारे जिलों में देखा होगा। ये बफर स्टॉक क्या है, ये है कि इसके दो काम हैं। एक तो कैलामिटीज या जो विपदा है, कैलामिटी हिंदी में कहेंगे विपदा, उससे मुकाबला करने के लिए जब फूड स्कैर्सिटी हो जाए, कमी हो जाए। दूसरा, बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, जो मर्चेंट हैं, वो होर्डिंग करने लगते हैं, आर्टिफिशियल बाजार में कृत्रिम कमी कर देते हैं। उससे क्या होता है कि मार्केट में दाम जो है ना बढ़ने लगते हैं, और जब दाम बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ जाता है, तो आम जनता के रीच से वो बाहर हो जाता है। हर जगह त्राही त्राही तो मचने लगता है। लोग कहेंगे टीवी में, पेपर में भी आने लगेगा कि साहब वो इसके इतने दाम बढ़ गए, इसके इतने दाम बढ़ गए, लोगों के रीच से बाहर हो जाता है। तो बफर स्टॉक का काम क्या है, तो सरकार तुरंत बफर स्टॉक से निकालती है, और जो दाम है बहुत ही सस्ते रेट पर जो है ना वो उसको मार्केट में कंजम्पशन के देखते तो क्या होता है, जो ट्रेडर्स हैं या होल्डर्स हैं वो औंधे मुंह गिरते हैं। क्या वो आप तो मान लो 30 रुपये किलो चावल बेच रहे हो और सरकार मान लीजिए 15 रुपये बेच रही है, तो लोग कहाँ जाएगा, 15 रुपये पर जाएगा। तो जो होल्डर्स है, जो जमाखोर है, उसके सामान क्या हो जाएंगे, बिकेंगे ही नहीं। तो ये भी एक इसका वर्क है, काम है कि प्राइस को स्टेबलाइज करना, जो मूल्य है उसको नियंत्रित करने का काम भी है, ये इसी परिभाषा में आएगा। अब दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा देश क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से विश्व के देशों को 3 भाग में विभाजित किया गया है। एक है डेवलप्ड कंट्री मतलब विकसित देश, एक है विकासशील देश, और तीसरा है अंडर डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, तो हमारा देश जो है वो डेवलपिंग कंट्री मतलब विकासशील देश की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब इसमें जो स्टेजेज ऑफ फूड, एक भूखा आदमी जो है उसको सबसे पहले क्या चाहिए, खाने में भी क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चावल चाहिए या गेहूं चाहिए, रोटी नमक तेल, जैसा आप सुनते हो गांव देहातों में। ठीक है, अगर उसको उतना मिल गया, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी, बिकॉज ही इज हैंड टू माउथ। ठीक है, तो सबसे पहले पहला स्टेज क्या आता है, अवेलेबिलिटी ऑफ सीरियल लिख देते हैं। सीरियल मतलब अनाज, अनाज में गेहूं चावल ये सब आता है। सीरियल मतलब अनाज, अनाज में गेहूं चावल सब आता है, मक्का। सबसे पहला स्टेज क्या है, स्टेज फर्स्ट क्या है, एक भूखे आदमी के लिए सबसे पहले अनाज उसको मिल जाना चाहिए, रोटी नमक तेल मिर्च, दैट इज सफिशिएंट फॉर हिम, क्योंकि वो समाज का सबसे निचले पौधान पर खड़ा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब समाज थोड़ा थोड़ा सुधरता है, मतलब उसके आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होने लगती है, तो फिर वो दाल की मांग करता है। ठीक है, तो सीरियल प्लस क्या होगा,
पल्सेस, ये हो गया सेकेंड स्टेज। दाल भी चाहिए, आप देखो दाल रोटी अपने देश में विख्यात है, दाल रोटी, तो बहुत सारे गाने भी बन चुके हैं। अब दोस्तों अगर सेकेंड स्टेज, अब यदि थोड़ी सी आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हुई तो उसके बाद आप क्या चाहते हैं, मिल्क, इसमें प्लस मिल्क या दूध के बने हुए प्रोडक्ट्स। उसके बाद यदि आपका और स्थिति अच्छा होता है तो आप क्या चाहते हैं कि साहब सब्जी भी चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ स्टेज में क्या होगा, वेजिटेबल्स प्लस फ्रूट्स। आप देखेंगे मिडिल क्लास के घरों में उनके रेफ्रिजरेटर में बहुत सारे फ्रूट्स रखे रहते हैं, लेकिन आप किसी किसान के यहाँ जाएंगे तो आपको फ्रूट्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, वाई, बिकॉज किसान के पास में उतना ज़्यादा उस लेवल पर डेवलपमेंट, उसका स्टेज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है कि एप्पल बनाना सारा चीज़ जो है उसमें रेफ्रिजरेटर में रखे और डेली सुबह शाम दोपहर खाए। खाना खाने के बाद आप देखते हैं संभ्रांत लोगों के यहाँ कि खाना खाने के बाद में फिर वो फ्रूट्स खाते हैं और कहते हैं ये सुपाचक होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोअर मिडिल क्लास के यहाँ चले जाएं तो आपको ये कंसेप्ट नहीं मिलेगा। हाँ, वेजिटेबल्स मिलेंगे लेकिन फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे भी तो कभी कभार। लेकिन अगर आप हायर मिडिल क्लास के घर में चले जाएं तो आपको ये चारों चीज़ आपको उपलब्ध रहेंगे और ये रोज़मर्रा के जीवन में शामिल है। क्या क्या, सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स में मिठाई भी आता है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के स्वीट्स, और प्लस वेजिटेबल्स एंड प्लस फ्रूट्स। ये जो है वो हमारे हिंदुस्तान के जो मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास हैं, अपर क्लास, इनका जो है ये भोजन है। और यही भोजन जो है विदेश के सारे जो कंट्री हैं जो अपने आप को डेवलप कंट्री कहते हैं, उनका भी यही भोजन है। तो दिस मीन्स दैट कि स्टेजेज ऑफ जो डेवलपमेंट हुआ है वो इसी स्तर पर होता है कि जब आदमी हैंड टू माउथ रहता है तो क्या कहता है कि कम से कम रोटी मिल जाए। लेकिन ज्यों ज्यों उसकी तरक्की होती है त्यों त्यों उसके खाने में बहुत सारे आइटम जुड़ते जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द स्टेजेज ऑफ फूड अवेलेबिलिटी या सिक्योरिटी। अब मैंने स्टेजेज इसलिए आपको बताया कि जो फूड सिक्योरिटी है वो लोअर क्लास के लिए उसकी परिभाषा अलग है, लेकिन हायर मिडिल क्लास के लिए उसकी परिभाषा अलग है। जब हम हायर मिडिल क्लास की बात करेंगे तो फूड सिक्योरिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, उसमें अनाज भी चाहिए, दाल भी चाहिए, सब्जी चाहिए, फ्रूट चाहिए, स्वीट्स चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स चाहिए। लेकिन जब हम लोअर क्लास की बात करेंगे तो व्हाट डज दिस मीन, उनको चाहिए रोटी दाल। अगर उतना उनको मिल जाता है तो वो एक संतुष्ट प्राणी है। बिकॉज दो तरह से, एक तो उनके पास में परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है, क्रय शक्ति का अभाव है, जो वो पर डे जो कमाते हैं वो बहुत ही मिनिमम कमाते हैं, उसमें वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दूसरा, एक मेंटल साइकोलॉजी या ब्लॉक भी बनता जाता है। यदि आप एक ही ढर्रे के जीवन व्यतीत करोगे तो आप उसके बाद में क्या होता है, एक मेंटल ब्लॉक का निर्माण हो जाता है। आपने देखा होगा कि ओवर रिच जो कोई आदमी हो जाता है, मान लीजिए कोई आदमी एकदम लोअर मिडिल क्लास का आदमी था, सिंपल था, ऐसा कुछ ऐसी घटना उसके जीवन में हो गई कि ओवरनाइट वो बहुत ज़्यादा रिच हो गया। और हिंदुस्तान में या अभी क्या है कि हमारा जो सोसाइटी है वो ओपन है, पहले के जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी नहीं था कि आप अगर गरीब पैदा हो तो गरीब ही मरोगे। अभी अगर आपको सही ढंग की नौकरी मिल जाए, सही जगह वाणिज्य व्यवसाय में आपकी तरक्की होने लगे, तो मैंने अपने आंखों के सामने में देखा था जो 10 रुपये के लिए मुहताज थे आज करोड़पति हैं विद इन द स्पान ऑफ 20 ईयर्स। नाउ अब यहाँ पर क्या होता है, चूंकि वो बहुत ज़्यादा गरीबी से गुजरा हुआ आदमी है, तो आप देखेंगे कि इवन जो उसका हायर मिडिल क्लास के ब्रैकेट में उसकी आमदनी हो गई है, लेकिन फिर भी उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या देखेंगे आप, लोअर क्लास का। क्यों? क्योंकि उसमें एक मेंटल ब्लॉक बन चुका है। और मेंटल ब्लॉक क्या है कि ये सब बेकार चीजें हैं, इसमें पैसे खर्च होते हैं, मैं क्यों इतना पैसा खर्चा करूंगा, एक ही कोर्ट है तो एक ही कोर्ट में चलूंगा, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल धारणा है। खैर, थैंक यू। अब इसके बाद दोस्तों
दूसरा हमने परिभाषा को कवर कर दिया, और दूसरा भारत में खाद्य उत्पादन की स्थिति। ठीक है, खाद्य उत्पादन की स्थिति क्या थी? अगर आप 1950-51 में देखेंगे तो हमारे यहाँ 51 मिलियन टन 51 मिलियन टन अनाज का उत्पादन होता था। अनाज मतलब दोनों, राइस, व्हीट, मक्का, ये सारा चीज। अब 2013-14 में कितना है? 265 मिलियन टन। आप देख रहे हैं कितना विस्तार हुआ है। अब इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि जो पहले हमारा जो अनाज का जो इंटेक था उसमें भी बढ़ोतरी हो ना, 444 ग्राम पर व्यक्ति को अब हमको उपलब्धता है। लेकिन दोस्तों ये 444 ग्राम जो मैंने आपको बोला वो सीरियल के लिए बोला, लेकिन ये पल्स में जो दाल के उत्पादन में वो इजाफा नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जैसे कि मैंने चैप्टर आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के, हरित क्रांति के बारे में आप हमारा वीडियो देखिएगा, उसमें हम क्या पाते हैं कि जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, ये इसमें जो हरित क्रांति लाया गया 66-67 के बाद में, उसमें हम क्या देखते हैं कि हिंदुस्तान में जो ट्रेडिशनल सिस्टम से खेती की जाती थी, अब हरित क्रांति के द्वारा, जिसमें कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, हाई यील्डिंग, पहले हमारे देश में ट्रेडिशनल सीड होता था, अब इसको क्या हुआ, जेनेटिकली इसको इम्प्रूव किया गया। ठीक है, मैक्सिको के वैज्ञानिकों की मदद से। ठीक है, और स्वामीनाथन जो है ना कृषि वैज्ञानिक, उनके द्वारा हिंदुस्तान में इसको शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके बाद में दूसरा है, इसमें क्या होता है, इरिगेशन, माने सिंचाई की व्यवस्था। तीसरा फर्टिलाइजर्स। चौथा पेस्टिसाइड। ये चार चीज का कॉम्बिनेशन करके हिंदुस्तान में हरित क्रांति लाया गया। ठीक है, अब दोस्तों जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। आपको 3 बार, जैसे गेहूं का उत्पादन करना है तो 3 बार 4 बार पानी देना होगा, और कंट्रोल्ड वे में पानी देना होगा। उसके भी टाइम नियत हैं कि पहला पानी जो हो वो 21 दिन के बाद में होना चाहिए, दूसरा पानी जो है वो 25 दिन के बाद होना चाहिए, तीसरा पानी जो है फिर 25 से 30 दिन के बीच में होना चाहिए। कम से कम आपको 3 पानी देना होगा, कंट्रोल्ड वे में देना होगा। इसके बाद उसमें यूरिया, NPK, N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस, और K मतलब पोटास। ये 3 का कॉम्बिनेशन NPK, ये आपको खाद उसमें डालने होंगे। ठीक है, तब जाकर के, और उसके बाद में आप जाकर उसमें कीटनाशक, पेस्टिसाइड भी डालना होगा। क्यों डालना होगा? कि जब आप प्रॉपर इरिगेशन करते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड आप डालते हैं और फर्टिलाइजर डालते हैं, तो वहां पर पौधों के नीचे एक मैक्रो क्लाइमेट का निर्माण हो जाता है। माइक्रो क्लाइमेट, इसको क्या बोलते हैं? और जब माइक्रो क्लाइमेट का निर्माण होता है तो वहां पर बहुत सारे कीड़े फतिंगे उत्पन्न हो जाते हैं, जो पौधे को नष्ट करने पर लग जाते हैं। उसको बचाने के लिए पेस्टिसाइड की जरूरत होती है, कीटनाशक की। ठीक है, तो हिंदुस्तान पेस्टिसाइड के मामले में भी आत्मनिर्भर हो गया है, नाइट्रोजन और फास्फोरस के मामले में आत्मनिर्भर, केवल पोटास के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है, और इरिगेशन आप देखेंगे, जो एरिया था वहां पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी का इलाका, वो मुगल पीरियड से ही वहां पर कैनालों के जाल बिछे हुए थे, और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के द्वारा लैंड रिफॉर्म भी किया गया, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, मतलब हदबंदी कानून, मतलब जहां पर किसान का 1 एकड़ यहाँ है, 1 एकड़ वहां है, तो उसको एक जगह इकट्ठा करके उसको क्या बोलते हैं? हदबंदी। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। इस माध्यम से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स प्लस
टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के द्वारा हिंदुस्तान में हरित क्रांति लाया गया। ये 1966-67 से शुरू हुआ, जो अभी तक चल रहा है। ठीक है, इसका परिणाम दोस्तों क्या हुआ, व्हाट डिड हैपन? तो आप देखेंगे कि गेहूं के उत्पादन में, जो ट्रेडिशनल सीड से जो गेहूं उत्पादन होता था उसमें, और जो भी हाई यील्डिंग वैरायटी हुआ उसमें 9 गुना डेवलपमेंट हुआ, माने 1 का 9। लेकिन चावल के उत्पादन में अगर 1 टन होता था तो 3.5 टन ही हुआ। लेकिन पल्स के उत्पादन में, वहां पर पल्सेज मैंने दाल में भी जगह लगाया गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहां पर 1.5 ही हुआ। और ऑयल सीड, ये 4 महत्वपूर्ण अनाज हैं सीरियल, तो ये ऑयल सीड में क्या है, 1.5 गुना, मतलब ये 1.5 गुना। ठीक है, तो इसी पीरियड में हम क्या देखते हैं, चाइना में वहां पर पल्सेज में भी बहुत डेवलपमेंट हुए हैं, और ऑयल सीड में भी, तिलहन में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, लेकिन मैंने 2 गुना 3 गुना हुआ है वहाँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो हरित क्रांति है वो वन साइडेड है। वन साइडेड कैसे है कि वो गेहूं के उत्पादन में तो बहुत जबरदस्त उसमें उत्पादन हुआ, लेकिन एज फॉर एज द, और चावल के उत्पादन में भी मीडियम, मैंने 3.5 गुना। लेकिन जो जहां पर दलहन और तिलहन का सवाल है तो वहां पर अपेक्षाकृत सुधार नहीं हुए हैं। और क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि हमारे वैज्ञानिक जिस तरह से गेहूं के स्ट्रेन डेवलप करने में कामयाब हो गए, एक दिन मैंने हमारा लेक्चर आप सुनिएगा, उसमें पूरा लिखा हुआ है, उस तरह से तिलहन और दलहन में कामयाब नहीं हुए। ठीक है, और इसी कारण से आप देखेंगे कि, और दूसरा एक कारण और हुआ, क्योंकि गेहूं में उत्पादकता बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो किसान क्या करने लगा, गेहूं में ही जमीन को गेहूं में डालने लगा, और जो तिलहन और दलहन का जो क्षेत्र था वो धीरे धीरे कम होता गया। क्यों? क्योंकि गेहूं का उत्पादन करना उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, क्योंकि उसमें उत्पादकता बहुत ज़्यादा हो रही है। समझ रहे आप? चलिए, तो भारत में खाद्य उत्पादन की स्थिति मैंने बता दिया आपको, इसके पूरे जो डायमेंशन है वो भी बता दिया। अब दोस्तों, खाद्य सुरक्षा हेतु उपाय, तो खाद्य सुरक्षा हेतु उपाय, जैसे आपको मैंने बताया कि अभी राष्ट्रीय स्तर पर तो भारत सरकार ने क्या किया है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने ट्यूबवेल का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। क्यों किया है? आप देखेंगे कैनाल सिस्टम में क्या होता है कि कैनाल शुरुआती दौर में, अंग्रेजों के ज़माने में भी कैनाल, नहर योजना जिसको बोलते हैं, नहर से सिंचाई के व्यवस्था थी। खास करके पश्चिमी यूपी के भाग में अगर आप जाएंगे देखेंगे, पंजाब में, हरियाणा में, मुगलों के समय में भी, ठीक है, सल्तनत पीरियड में भी, ठीक है। लेकिन उसका अभी आपने इंदिरा गांधी कैनाल देखा होगा, जो मतलब बीकानेर से होते हुए गुजरती है, भाखड़ा नांगल डैम से आती है, ठीक है, पंजाब से। वहाँ का इकोलॉजी पूरी तरह से, पर्यावरण बदल गया, जो एकदम रेगिस्तान हुआ करता था। लेकिन अब उसके माइनस पॉइंट क्या है? माइनस पॉइंट है वाटर लॉगिंग, पानी का जमाव। दूसरा क्या है? सेलिनिटी, जमीन जो है ना क्षारीय हो गया तो उसकी उत्पादकता घट गई। तो अब तीसरा क्या है? अनकंट्रोल्ड वाटर, अनकंट्रोल्ड इरिगेशन। जहां पर मान लो 50 लीटर पानी की जरूरत है, नहर खोला गया, उसमें 200 लीटर पानी चला गया, ठीक है, आप उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। उसका प्रभाव क्या होता है? जब पानी ज्यादा हो गया तो वो भी नुकसानदायक है, ठीक है। तो ये सब माइनस पॉइंट है। लेकिन जब ट्यूबवेल आप डालते हैं तो क्या होता है? ट्यूबवेल से आपका कंट्रोल्ड इरिगेशन है, हमें 1 घंटा ही चलाना है, हमें आधा घंटा ही चलाना है, उसी में हमारा काम हो जाएगा, 1 एकड़ पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसके ये फायदे हैं, नियंत्रित सिंचाई की व्यवस्था। तो भारत सरकार ने अभी जो पूर्वी भारत का जो एरिया है, बंगाल, बिहार और ब्रह्मपुत्र का मैदान, वहाँ पर राइस के, चावल के उत्पादन के लिए उस क्षेत्र को चुना है, ताकि वहाँ भी चावल में हरित क्रांति हो। और वहाँ पर ग्राउंड वाटर की कोई कमी है ही नहीं। जो हमारा देश के अन्य भाग, खास करके डेक्कन का इलाका या पश्चिमी भारत का इलाका जिस तरह से ग्राउंड वाटर के परिस्थिति से जूझ रहा है, या मालवा का क्षेत्र जो जूझ रहा है, वैसी परिस्थितियाँ आपको पूर्वी भारत में नहीं मिलेगा। वहाँ पर 60-70 फीट के नीचे पानी
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि नदियां भी बहुत सारी हैं, तो ग्राउंड वाटर की कोई कमी है नहीं। तो ट्यूबवेल क्या है, सबसे मुफीद चीज़ है। तो सबसे पहले भारत सरकार ने जो हरित क्रांति है राष्ट्रीय स्तर पर, जो पहले पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में गेहूं के उत्पादन के लिए और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, अविभाजित आंध्र प्रदेश में चावल के उत्पादन के लिए जो सेलेक्ट किया था, अब उसको पूर्वी भारत में हरित क्रांति को फैलाने का कार्यक्रम किया जा रहा है, और उसमें सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। ठीक है, ताकि किसानों को नियंत्रित रूप से सिंचाई करने में सुविधा हो और उनके फसल नुकसान नहीं हो, उनके जमीन जो है, जो खराब जिस तरह से पंजाब में हो गए हैं, आप देखें पंजाब के करीब 25% जमीन जो है ना सैलिनिटी के शिकार हो गए हैं, क्षारीय हो गए हैं। ठीक है, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो वो नहीं हो। अब ये तो राष्ट्रीय स्तर पर हो गया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ही काम करने से काम नहीं बनेगा। जो खाद्य सुरक्षा के लिए हमें लोकल स्तर पर या घरेलू हाउस होल्ड सेक्टर पर भी लेवल पर भी काम करना होगा। तो घरेलू स्तर पर काम करने के लिए क्या किया गया है, मान लीजिए राष्ट्रीय स्तर पर आपको 265 जो मैंने आपको बताया मिलियन टन उत्पादन हो गया। ठीक है, तो क्या गारंटी है कि सबको ये अनाज मिल जाएगा? भाई सरकार के गोदाम तो भरे रह सकते हैं, या जिसके पास पैसा होगा वो तो खरीद लेगा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होगा तो देखता रह जाएगा कि गोदाम में चावल भरा हुआ है, लेकिन सरकार फ्री में तो बांट नहीं रही है। तो व्हाट विल हैपन कि आपके केवल राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको लोकल स्तर पर भी देखना होगा कि लोगों को वो गेहूं या चावल या दलहन तिलहन ये आसानी से उपलब्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसके लिए सरकार ने क्या किया, प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट, पहला इसका भाग कह रहा हूं, प्रोमोटिंग रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में होगा ग्रामीण क्षेत्र का विकास। अब दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र के विकास में क्या क्या आता है, एनीबॉडी कैन टेल मी? जैसे सड़क का निर्माण, तालाब का निर्माण, कुओं का निर्माण, स्कूल का निर्माण। ठीक है, जो भी ड्यूरेबल एसेट्स का निर्माण। ठीक है, जिससे कि वहां के लोगों को रोजगार मिले। रोजगार मिलेगा तो पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो वो फूड खरीदेंगे, अनाज खरीदेंगे। ठीक है, दूसरा लैंड का विकास, जमीन का विकास, क्योंकि किसानों के पास जमीन है, तो उनके जमीन के विकास के लिए जैसे कि उनको खाद्य में सब्सिडी देना। ठीक है, अभी यूरिया में सब्सिडी भारत सरकार दे रही है, और जैसे कि पेस्टिसाइड है उसमें सब्सिडी, और जो HY मैंने हाई यील्डिंग वेराइटी सीड हमने कहा गेहूं का, अगर उसको भी सब्सिडाइज रेट में आपको प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर बीज को उपलब्धता सुनिश्चित करना ताकि पैदावार बढ़े। ठीक है, जमीन को लेबलिंग करने के लिए सरकार कर्ज देती है कि जमीन को ठीक ढंग से मेड़बंदी किया जाए, उसको लेबलिंग किया जाए। तो ये सब जो है वो क्या है, लोकल स्तर के काम हैं। ठीक है, और जैसा मैंने आपको कहा कि इन सब माध्यमों से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करना। यदि लोगों को रोजगार गांव के स्तर पर ही मिल जाएंगे तो क्या होगा, उनकी जो क्रय शक्ति है वो बढ़ेगी, और क्रय शक्ति बढ़ेगी तो केवल वो चावल और दाल से ही संतुष्ट नहीं होंगे, वो कहेंगे कि नहीं हमको इससे पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, हमें मिल्क भी चाहिए, और मिल्क दही भी चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स, और सब्जी भी चाहिए, और फ्रूट्स भी चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स कि वो कितना कमा रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करना। और अगला पॉइंट है
इंट्रोड्यूसिंग, अभी आपने देखा होगा भारत सरकार जो है ना किसानों को, जो मझोले किसान हैं, निम्न स्तर किसान हैं, उनको क्या 6,000 अभी दे रही है सरकार साल में, और उसको इंस्टॉलमेंट पर दे रही है ना। भारत सरकार, मोदी सरकार ने योजना बनाई है, डायरेक्ट ट्रांसफर, और उनके सीधे अकाउंट में जाता है आज की तारीख में। ये क्या है? ये उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का एक तरीका है। अब भारत सरकार ने क्या देखा कि जो दूसरे माध्यम से जो हम पैसा देते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा लीकेज हो जाता था, और जैसे राजीव गांधी ने क्या कहा था कि अगर हम 100 रुपया भेजते हैं केंद्र से तो किसानों तक या निचले स्तर पर आदमी तो आज पहुंचते पहुंचते मात्र 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे जो है ना बिचौलिया खा जाते हैं। ठीक है, उस लीकेज को बंद करने के लिए भारत सरकार ने अभी क्या किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और इसके तहत में 6,000 रुपया सरकार साल में देती है, वो इंस्टॉलमेंट 2-2 हज़ार करके देती है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों पीडीएस। अब हम आते हैं सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड आईसीडीएस, ये आपको 1975 में शुरू किया गया था। ठीक है, और मिड डे मील जो एमडीएमएस जो बोला मैंने, खाद्यान्न क्या बोलते हैं दोपहर में, मध्याह्न भोजन, ये भी 1975 में ही शुरू किया गया था। एमडीएम शॉर्ट में लिखते हैं, एमडीएमएस, मिड डे मील स्कीम। अब दोस्तों ये मिड डे मील स्कीम क्या था, जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में या अपर प्राइमरी में पढ़ते हैं उसके लिए ये व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और उनको मध्याह्न भोजन, उन्हें स्कूल में ही उनको भोजन देने की व्यवस्था की गई थी। अब ये मध्याह्न भोजन का जो कंसेप्ट था वो क्या था कि कम से कम जो अपर प्राइमरी में जो बच्चे पढ़ते हैं, मतलब 5वीं से 7वीं के बीच में, 8वीं के बीच में, तो उनको कम से कम फूड ग्रेन 150 ग्राम फूड ग्रेन मिले। फूड ग्रेन हिंदी में क्या बोलेंगे, अनाज। दूसरा 30 ग्राम पल्स मतलब दाल, और वेजिटेबल मतलब सब्जी 75 ग्राम, और फैट मतलब तेल 7.5 ग्राम या ऑयल। ये योजना बनाई गई और अभी भी ये चल रहा है, और इसमें इनका ये कहना था कि कम से कम जो है वो 700 कैलोरी हर बच्चे को मिलेगा, जो वो घर पर खाते हैं उसके अतिरिक्त ये जो हम भोजन दे रहे हैं उससे 700 ग्राम नहीं सॉरी 700 कैलोरी एनर्जी मिलेगा, और लगभग 20 ग्राम प्रोटीन ये मिलेगा। और 750 ग्राम कैलोरी ये उपलब्ध होगा। तो अभी जो सरकार ने जो एक जो सर्वेक्षण किया उसमें क्या पाया कि हिंदुस्तान में 50% बच्चे जो हैं वो एनीमिक हैं, मानो उनके खून में कमी है। ये मध्याह्न भोजन शुरुआत करने की क्या जरूरत पड़ी, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर कि 50% जो हैं बच्चे वो एनीमिक है। एनीमिक अगर होगा तो क्या होगा दोस्तों, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा, जो उसका शरीर का और मानसिक विकास जो होना चाहिए वो नहीं होगा, और वो हिंदुस्तान में भविष्य में एसेट के बदले में क्या हो जाएंगे, लायबिलिटी। तो उससे निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, 1975 में एमडीएमएस की व्यवस्था किया। और इसके दूसरे पहलू भी हैं, और दूसरा पहलू क्या था इसका उद्देश्य, जिस तरह से मैंने आपको कल क्लास में बताया था कि ड्रॉप आउट की संख्या बहुत ज़्यादा है, और ख़ास करके
जो ट्राइबल्स हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे हैं, जो लोअर क्लास के बच्चे हैं, ओबीसी के बच्चे हैं, उनमें ड्रॉप आउट की संख्या बहुत ज़्यादा है। उस ड्रॉप आउट को कम करना ये एमडीएमएस का भी काम है। और जब से ये एमडीएमएस चालू हुआ है तब से, क्योंकि बच्चों को वहाँ सुपाच्य और सुस्वादु भोजन मिलता है, तो उससे वो स्कूल जाते हैं, ठीक है, वो उनमें जो उसका जो इंसिडेंसेस था वो कम हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको बोला आईसीडीएस, और आईसीडीएस में का क्या काम था, ये तो हुआ एमडीएमएस जो बच्चे स्कूल जाते हैं, और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनके लिए और माताओं के लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जारी है 1975 में। और इसका भी जो बेसिक जो 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 उद्देश्य था वो क्या था, जो उनको जो न्यूट्रिशन या पोषक तत्व जो घर में मिल रहा है उसको सप्लीमेंट करना, मतलब पूरक का काम करना। और देखेंगे कि इसीलिए सरकार ने 5.92 1996 में, 1996 का आंकड़ा है कि 5.92 लाख आंगनबाड़ी खोला सरकार ने, आंगनबाड़ी। ठीक है, 5.92 लाख आंगनबाड़ी खोला, और इसमें 18.5 मिलियन चिल्ड्रेन, और इतना ही, और ये तो बच्चे हुए, और इसके बाद 3.7 मिलियन मदर्स, माताएं, ये इससे लाभान्वित हुआ है। लेकिन इस योजना के जब जांच आ गया, परखा गया, इंक्वायरी की गई, तो क्या पाया गया कि जिसका इसका जो उद्देश्य था कि ये आईसीडीएस जो है वो एक क्या बोलते हैं उसको, सप्लीमेंट का काम करेगा, वो बेसिकली सप्लीमेंट का काम नहीं किया, बल्कि वो सब्स्टिट्यूट का काम किया। जो बच्चे घर पर ठीक ढंग से भोजन नहीं करते थे, अब वहाँ पर उनको भोजन मिलने लगा। तो फिर भी आप देखेंगे कि आईसीडीएस और जो मिड डे मील प्रोग्राम मैंने बताया, ये दो महत्वपूर्ण, ठीक है, ये सरकार के कार्यक्रम थे जो 1975 से अभी तक लागू हैं। इसके बाद में सरकार ने पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये लागू किया। ठीक है, ठीक। तो दोस्तों आपने देखा होगा जो पीडीएस सिस्टम है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये हिंदी में क्या बोलेंगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और इसमें सरकार ने जो सीरियल है, जैसे खास करके चावल, गेहूं और शुगर मतलब चीनी और किरासन तेल, ये 4 आइटम जो है ना उसको पीडीएस में रखा। और जो पुअर हैं, मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो बीपीएल श्रेणी में हैं, उनको सस्ते दाम पर इसको उपलब्ध कराया गया। और सस्ते दाम क्या था, मोटा अनाज 1 रुपये किलो, देखिए कितना सस्ता किया, 1 रुपीज, आजकल रुपी जैसे लिखा जाता है, 1 रुपी केजी। ये क्या मोटा अनाज क्या बोलते हैं, मेज, मक्का, और क्या होता है, जौ, जवार, ये सब मोटा अनाज में आता है। दूसरा गेहूं, व्हीट, ये 2 रुपये, और चावल 3 रुपये, ये फिक्स कर दिया। ठीक है, और इसका बेसिक पर्पस क्या था कि अगर एक मजदूर 2 दिन भी अगर उसको मजदूरी मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में वो भूखे नहीं मरेगा। पहले 25 किलो फिक्स किया था, बाद में 35 किलो एक परिवार पर फिक्स किया गया। ठीक है, उसमें बदलता रहता क्वांटिटी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से सरकार ने कोशिश किया कि पीडीएस के माध्यम से
जो हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें भूखमरी की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, लास्ट में हालांकि इसका एक पहलू ये भी है, माइनस पॉइंट ये है कि बहुत सारे जो गरीबी रेखा वाले लोग नहीं थे, जो ऊपर के लोग थे, उन्होंने भी इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठाया। ठीक है, और एक जो इसका जो माइनस पॉइंट है वो है कि इसमें जो कॉस्ट ऑफ इनकम ट्रांसफर ये बहुत ज़्यादा है। अभी आप देखेंगे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 1 रुपया ट्रांसफर करने पर 5.37 रुपया आता है। वो आप समझे कि नहीं समझे? जैसे अनाज को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना है, अब सब जगह गोदाम तो सरकार के पास है नहीं, तो वो जो पूरा कॉस्ट देखा गया वो क्या देखा गया कि अगर 1 रुपया का सामान हम हितग्राही तक पहुँचाते हैं, जो सबसे हमारा टारगेट ग्रुप है, तो सरकार को कितना खर्चा करना पड़ा? 5.37 रुपया। और आंध्र प्रदेश में 6.35। जवाहर रोजगार में योजना में ये होता है 4.35 रुपया। और महाराष्ट्र का जो उनका जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है उसमें 3.10 रुपया। ठीक है, और ICDS में जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम मैंने बताया, उसमें जो ट्रांसफ़र का कॉस्ट है वो है 1.80 रुपया। मैंने सबसे कम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो ये आंगनवाड़ी विकास कार्यक्रम जो देश में चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा सरकार को कम कॉस्ट में अधिक से अधिक हितग्राहियों तक ये पहुंचाया गया। ठीक है, दिस इज द कैलकुलेशन डन बाय द इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्रियों के द्वारा। ये कोई आसान काम नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों लास्ट में हमारा जो पॉइंट है वह है फूड सिक्योरिटी लॉ। यूपीए गवर्नमेंट ने 2013 में कानून बनाया। इसके बारे में हम विशद रूप से, चूंकि आज समय समाप्त हो रहा है, तो फूड सिक्योरिटी लॉ के बारे में हम आपको डिटेल से जिस दिन आपको इच्छा होगी हम आपको बताएंगे इन डिटेल। अब लास्ट में जो हमने बताया था इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य क्या है और हमारा घरेलू परिदृश्य क्या है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे तो आपको क्या पता चलता है? जो फूड का जो प्रोडक्शन हो रहा है पूरे विश्व में, उसमें कमी आती जा रही है। ठीक है, सीरियल्स के प्रोडक्शन में कमी आती जा रही है। दूसरा, हमने क्या देखा है कि 1976 के बाद से हमने कोई इंपोर्ट नहीं किया। पहले हम अनाज, जैसे मैंने आपको कहा कि अमेरिका से हम PL 480 संधि के तहत में हम गेहूं और चावल मंगाते थे, अब हमारा वो बंद हो गया। हम एक्सपोर्ट भी करने लगे। 2012-13 में लगभग 2.3 मिलियन टन हमने जो है ना एक्सपोर्ट भी किया। अब वर्तमान परिदृश्य क्या है? वर्तमान परिदृश्य यह है कि जिस तरह से जिस रफ्तार में हमारा जो अनाज का प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, मैं प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, वो नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए भारत सरकार ने अभी क्या किया है, जो पूर्वी भाग हैं, ब्रह्मपुत्र के मैदान या बंगाल, बिहार, उड़ीसा का तटवर्तीय इलाका, यहाँ पर हरित क्रांति को फैलाने का काम जोर शोर से शुरू किया गया है, ताकि अनाज उत्पादन के मामले में, राइस और गेहूं के मामले में हम हमेशा आत्मनिर्भर रहें। नहीं तो क्या होगा, आने वाले दिनों में हम पुनः फूड स्कैर्सिटी से, या जिस तरह से आज़ादी के समय में हम परेशान हो गए थे, उसी तरह से आगामी दिनों में हमें जो फूड स्कैर्सिटी है, मैंने मतलब अनाज की जो उपलब्धता, उससे हमें गुजरना होगा और हमें विश्व के दूसरे देशों पर निर्भर होना होगा। ठीक है, और ये हमारे लिए एक त्रासदीपूर्ण समय होगा, क्योंकि फिर जो ताकतवर देश होंगे वो हम पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव डालना शुरू कर देंगे, जैसे आज़ादी के समय में किया था, जो मैंने आपको कहा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो हमने जो हरित क्रांति का जो पहला जो एरिया था, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का इलाका, वहाँ पर अब उत्पादकता नहीं बढ़ पा रहा है। हमने कहा कि गेहूं के उत्पादन में 9 गुना वृद्धि हुई, अगर आप, और चावल में 3.5 गुना।
अगर आप चाइना से कंपैरिजन करें तो फिर भी ये उत्पादकता कम है। अगर आप विश्व के दूसरे देशों के साथ में कंपेयर करें, जैसे ब्रिटेन गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 का कंट्री है, तो अगर वहां से कंपैरिजन करें तो अभी भी हमारे यहां विकास की गुंजाइश है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि 25% जमीन जो है पंजाब हरियाणा का, वो क्या हो गया है, सैलिनिटी का शिकार हो गया, क्षारीय हो गए। लोगों ने पानी का इतना ज्यादा उपयोग कर दिया कि वहां पर वाटर लॉगिंग हो गया और नीचे के जमीन के सतह के जमीन के जो नमक थे वो ऊपर आ गए और वो पूरे जमीन के फर्टिलिटी को खत्म कर दिया है। और उसका भाग कितना है, 25 से 30%। तो वो जमीन बेकार हो गया। दूसरा, ऑर्गेनिक खाद की जरूरत है अधिक से अधिक, क्योंकि बार बार अगर आप केवल फर्टिलाइजर्स का या एनपीके का इस्तेमाल करेंगे और ऑर्गेनिक खाद खास करके गोबर और कंपोस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और ये जो तीनों राज्य मैंने बताया वो इसी से सफर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर ज्यादा गुंजाइश नहीं है, इसीलिए देश के अन्य हिस्सों में अब आपको मालूम है कि जो डेक्कन ट्रैप का इलाका है, जो महाराष्ट्र कर्नाटक एरिया, यहां तो ग्राउंड वाटर का अपने आप में कमी है। तो जहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी होगी वहीं पर तो आप उत्पादकता को बढ़ाओगे। तो हमारे देश में अभी जो अनटेप्ड एरिया है वो कहाँ है, लोअर गंगेटिक एरिया, मिडिल गंगेटिक एरिया जो है वो कहाँ है, बिहार का एरिया, बंगाल का ब्रह्मपुत्र का मैदान मोस्ट फर्टाइल लैंड है, और उड़ीसा का जो तटवर्ती इलाका है। इन इलाकों में आप अधिक से अधिक उत्पादकता कर सकते हैं विद द डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, कंपोस्ट, इन सब चीजों के, या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, तो कुल मिलाकर के निचोड़ यह है कि जिस तरह से विश्व में भी खाद्य संकट बढ़ रहा है और हमारे देश में भी खाद्य उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फूड का जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा। और जब फूड कॉस्ट बढ़ेगा तो आम आदमी के रिच से, आम आदमी के पहुंच से वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और फिर हमारा देश क्या होगा, अधिकांश लोग जो पेबुल लोग हैं, जिनके पास में पैसे हैं, वो तो खा लेंगे, लेकिन जो मार्जिनल लोग हैं वो क्या हो, भूखमरी के शिकार हो जाएंगे, वो भूख से मरेंगे। ठीक है, तो इसीलिए समय रहते हुए हमें एक तो क्षेत्र में, एरिया में विस्तार करना होगा, दूसरा जो उत्पादकता है उसको भी बढ़ाना होगा। ठीक है, तो 2 थिंग्स आर इसेंशियल फॉर अस। तो मैं समझता हूं कि हमने काफ़ी समय आपका लिया। आपको कोई पॉइंट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।